हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो टॉप 100 अरिथमेटिक का जो सीरीज है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये क्या है, नेक्स्ट पार्ट है और मैं 3-4 क्लास पहले ही ले चुका था, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं एग्जाम तक क्या है, मैं हर टाइप का अरिथमेटिक का क्वेश्चन करवा दूंगा। तो मैं क्या है, बेसिक लेवल से पूरा हाई लेवल तक पूरा हर चीज़ को बता रहा हूँ, एकदम डिटेल से बता रहा हूँ, तो जो बिगनर है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताते हैं, धारा की गति ज्ञात करें, मतलब करंट हमको निकालना है। ठीक। इसका क्या है, बेसिक क्लास ये क्या है, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। ठीक। तो इसका क्या बेसिक क्लास में हर चीज़ का हर टॉपिक का ले चुका हूँ पहले से ही। तो उसको किसी को समझ में नहीं आएगा तो उसको जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली डायरेक्टली टाइप का थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक। धारा की गति ज्ञात करें। ठीक। यदि एक नाव धारा के प्रतिकूल 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगते हैं और शांत पानी में नाव की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल 192 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक। तो यहाँ अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, यहाँ अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है अपस्ट्रीम स्पीड में 192 किलोमीटर, और कितना टाइम, कितना 8 घंटे में कर रहा है। तो 8 8 दूनी 16, 8 चौं 32, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इसका जो अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक। इसको पहले हम लोग निकाल लिए। उसके बाद क्या करके शांत पानी में नाव की गति 32, शांत पानी में बोला मतलब पानी रुका हुआ है। तो बोट का जो स्पीड है वो कितना होगा, 32 किलोमीटर पर आवर दिया है यहाँ पे। तो अब स्टीम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या है, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। ठीक। और अब स्टीम स्पीड यहाँ दिया है कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर। और ये हमको निकालना है करंट का स्पीड। तो करंट का स्पीड इधर ले आएंगे, 32 माइनस 24, तो करंट का स्पीड कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि करंट का जो धारा की गति क्या है। तो धारा की गति क्या है, करंट मतलब वही धारा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। तो क्या ये एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था, ये प्री में पूछा जाता है, कलर के प्री में। और आगे क्या हम मॉडरेट करते जाएंगे, इजी से मॉडरेट लेके जाऊंगा। ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, रमेश, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्या एज का, प्रॉब्लम ऑफ एज का ये क्वेश्चन है। ठीक। तो रमेश और राजेश के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ये रमेश है और ये क्या है, राजेश है। ठीक। इसका जो प्रेजेंट एज है, जो वर्तमान, उसका अनुपात कितना है, 6:7 है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। ठीक। कितना, 12 वर्ष के बाद। राजेश और राकेश की उम्र के बीच 2 साल का अंतर है। ठीक। राकेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको बनाने क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इसका वर्तमान जो एज है उसका जो रेशियो है कितना है, 6:7 दिया है। उसका 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 9:10। तो प्लस 12 कर देंगे, 12 वर्ष के बाद उनका अनुपात 9:10 हो गया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जैसे 6:7 दिया, ये प्रेजेंट एज है, 9:10 ये 12 साल बाद है। तो 12 साल बाद मतलब इसमें भी 12 साल बढ़ेगा। जो राम है उसके एज में भी 12 साल के बाद जो रेशियो आया वो है, और जो राजेश है उसके बाद 12 साल के बाद जाएंगे तो उसका रेशियो ये है। ठीक। मतलब 12, राम और जो राजेश है उन दोनों का जो रेशियो आया है 12 साल बाद कितना है, 9:10 आया है। तो दोनों में क्या है, 12-12 साल हम लोग प्लस किए हैं। मतलब इसमें +12 करेंगे तो 9 आया समझ लो, इसमें +12 किए तो 10 आया समझ लो। और ये रेशियो में वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं थी, अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6:7 है, 9:10 है, तो इसका डिफरेंस देख लें कितना, 3। इसका भी डिफरेंस कितना, 3 है। तो दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो इक्वल करना पड़ता। और कैसे करना है इसको मैं पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक। 3-3 है तो 3 जो है 12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 12 साल के बाद 9:10 आ रहा है रेशियो। 3 तो एक कितना, 4 के बराबर हो जाएगा। तो इनका एज कितना हो जाएगा, राम और जो राजेश है, एज कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 6×4 = 24, 7×4 = 28, 9×4 = 36, 10×4 = 40 है। तो प्रेजेंट जो एज है वर्तमान, वो राम का एज 24 है और राजेश का एज कितना है, 28 है। और 12 साल बाद
इनका एज कितना है, 36 है और 40 है। इसमें 12 जोड़ दो, प्लस 12 करोगे तो 36 आएगा, प्लस 12 करोगे तो 40 आएगा। वही बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि राजेश और राकेश की उम्र के बीच का अंतर 2 साल है। ठीक है, राजेश और राकेश। तो राजेश का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, जो वर्तमान एज है राजेश का, उसका यहाँ पे कितना है, 28 है। तो जो राकेश का एज है वो या तो 30 होगा या 26 होगा। क्यों? क्योंकि राकेश क्या है, अंतर 2 साल है बोला है। मतलब राकेश और राजेश का जो डिफरेंस है वो 2 साल है। ठीक। तो राकेश बड़ा भी हो सकता है 2 साल, और राकेश छोटा भी हो सकता है 2 साल। तो हमारा क्या आंसर दो आएगा, एक 30 आएगा, एक 26 आएगा। यही बोल रहा है। तो ऑप्शन में क्या बोला, यहाँ 26 भी दिया है, यहाँ 30 भी दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, एदर ए और सी। तो ऑप्शन क्या बोलता है, ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्योंकि उनका डिफरेंस ही बताया है यहाँ पे, ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी ने क्रमशः, कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक। ए बी और सी ने क्रमशः 1250, 1750 और 2000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के बाद ए बी और सी ने क्रमशः एक्स प्लस 650, एक्स प्लस 500 और एक्स प्लस 850 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। 2 साल बाद 4350 रुपये कुल लाभ में से बी का लाभ हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ये बोला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और सी, यहाँ पे ए बी और सी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना, 1250, 1750 और 2000। ठीक। ये क्या किए, एक साल के लिए इन्वेस्ट किए। यहाँ पे बोला है कि एक साल के लिए ये लोग इन्वेस्ट किए। उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्रमशः क्या कुछ अतिरिक्त निवेश किए। ठीक। तो टोटल 2 साल के लिए निवेश किए, तो जो भी आगे निवेश करेंगे वो एक साल के लिए निवेश करेंगे। तो यहाँ अतिरिक्त निवेश करेंगे तो 1250 प्लस एक्स प्लस 650 हो जाएगा। यहाँ पे 1750 प्लस एक्स प्लस 500 हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना है, 2000 प्लस एक्स प्लस 850 हो जाएगा। ठीक। तो आप इसको जब भी सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो आप खुद देखो यहाँ पे क्या क्या एकदम शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ। आप इतना करोगे तो आपको लेंदी पड़ेगा। ठीक। अब इतना करोगे तो आपको लेंदी पड़ेगा, तो इसका मैं एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे ही वेरिएबल दिया रहेगा और एक्स दे दिया रहेगा, तो कांट भी डिटरमाइन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1250, 1750 बी का है, 2000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो जीरो कट गया। ठीक। यहाँ 2000 है, सॉरी, जीरो जीरो कट गया। 25 25 25 25 7 175, 25 8 200, ये आ गया। ये ऑलरेडी रेशियो में है। ठीक। इसका वेरिएबल मान लो ए मानोगे। ठीक। अब ए मानोगे, और ऑलरेडी क्या इन्वेस्ट करें, तो एक्स ऑलरेडी एक्स प्लस 650 और एक्स प्लस 500 और एक्स प्लस 850 ये ऑलरेडी दिया है। तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, ए भी हो गया एक्स भी हो गया। तो ये दोनों का निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए कांट भी डिटरमाइन हो जाए, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल आ गया। दो, जैसे एक ओनली एक्स रहता है, ओनली ए रहता है, हम लोग निकाल लेते, लेकिन अब दो ठो दे दिया, तो हम लोग क्या है, इसको नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कांट भी डिटरमाइन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से अच्छा है आप ऐसा करके देख लेना इसको। ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ट्रेन पी खंभे, ठीक है, एक खंभे को पार कर रहा है और 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्रमशः 11 सेकेंड और 27 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक। ट्रेन पी विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन क्यू को 9 सेकंड में पार कर सकती है, और ट्रेन क्यू की गति ज्ञात करें यदि इसकी लंबाई ट्रेन पी की लंबाई से 35 मीटर कम है। ठीक। तो ये क्या है, पीओ प्री में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ देख लेते हैं।
तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला, ये फार्मूला सबको पता होगा। और ट्रेन का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी करवा चुका हूँ, जिनको समझ में नहीं आएगा क्या है थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, बेसिक जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा वो जाके मेरे क्लास को देख लीजिएगा। तो पी एक खंबे को पार कर रहा है, तो क्या है, सबसे पहले तो एक थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ जो लोग नए हैं। ट्रेन क्या है, किसी खंबे को पार करता है या किसी मतलब कि जैसे किसी आदमी को पार करेगा, ठीक, किसी खंबे को पार कर किसी पेड़ को पार करेगा जिसका क्या है, लेंथ बहुत कम है। तो क्या है, हम लोग डिस्टेंस क्या है, उसी ट्रेन का लेंथ को ही उसका डिस्टेंस लेते हैं, ठीक। और जब क्या है, ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगा, किसी पुल को पार करेगा, जो क्या है इसका लेंथ बड़ा है, प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ या उस ब्रिज का लेंथ, तो उससे प्लस हो जाता है। इस चीज को याद रखना, यहाँ मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पी, ट्रेन पी है, इसका स्पीड तो सेम ही होगा, खंबे को पार करके तो भी उसका स्पीड सेम होगा, और प्लेटफॉर्म को पार करके तो भी वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, वही ट्रेन खंबे को भी पार कर रहा है। तो इसका स्पीड क्या होगा, इक्वल कर लेंगे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस क्या है, खंबे को पार करेगा तो ट्रेन का लेंथ को ही हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक। और टाइम कितना दिया है, यहाँ पे 11 सेकेंड। इसका डिस्टेंस क्या लेंगे, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म कितना, 320 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म को जिसका लेंथ ज़्यादा रहता है जुड़ जाता है डिस्टेंस के लिए, अभी बताया था मैं। यहाँ ट्रेन का लेंथ प्लस 320 हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, यहाँ दिया है 27 सेकेंड, तो यहाँ पे 27 कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 27 ट्रेन का लेंथ इक्वल टू 11 ट्रेन का लेंथ प्लस 320 इंटू 11, 11 इधर आ जाएगा, 11 इधर का माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, 320 इंटू 11, इसको क्या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कट जाएगा, ठीक। ट्रेन का लेंथ कितना होगा, 320 इंटू 11 डिवाइड बाई 16, 16 दूनी 32। तो ट्रेन का लेंथ कितना आ गया, 200, 11 दूनी क्या होता है, 22 होता है, 220 मीटर, ये मीटर में याद रखना, ठीक। तो ट्रेन का लेंथ जो है हमारा कितना आ गया, 220 मीटर। यहाँ से हम लोग क्या किया, ट्रेन का लेंथ को निकाल लिए। यहाँ पे ट्रेन का जो लेंथ है कितना, 220 मीटर है, ठीक। ट्रेन का लेंथ 220, इतना निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, ट्रेन पी विपरीत दिशा में चल रही क्यू को, ठीक। ट्रेन पी विपरीत दिशा में चल रही क्यू को 9 सेकंड में पार कर दिया, मतलब कि अब क्या हो रहा है कि ट्रेन पी है और ट्रेन क्यू है, ये लोग क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक, चल रहे हैं, ठीक। और क्यू की गति ज्ञात करी थी, पी की लंबाई से 35 मीटर कम है, मतलब क्यू का जो लेंथ है, ये क्या है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन क्यू है, ये ट्रेन पी है। तो ट्रेन क्यू का जो लेंथ है, क्योंकि ये पी का लेंथ आया था, ट्रेन पी का लेंथ आएगा, ट्रेन क्यू का लेंथ क्या है, ट्रेन पी का लेंथ से 35 मीटर कम है, तो ट्रेन क्यू का लेंथ कितना आ जाएगा, 5, 11 3 8, 185 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो इतना आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि हमको निकालना क्या है, क्यू का स्पीड, ट्रेन क्यू का जो है उसका हमको स्पीड निकालना है। तो ट्रेन पी का स्पीड स्पीड निकालना है, ट्रेन पी का स्पीड क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मिटा दिया उसको समझ जाना कि ट्रेन का लेंथ अपन स्पीड कितना था, जब वो खंबे को पार कर रहा था उसका टाइम कितना था, 11 सेकेंड, 11 कर देंगे। और ट्रेन का लेंथ कितना आया था, 220 अपन 11, तो क्या 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ट्रेन पी का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मैं वहाँ पे मिटा दिया हूँ, वहाँ पहले ही रख के क्या है हम लोग वैल्यू निकाल सकते थे, तो इसको समझ जाना, ठीक। ट्रेन पी का जो स्पीड है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्यू का हमको निकालना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ, ट्रेन पी का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग ये देखते हैं, जब ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, ठीक।
और डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, डिस्टेंस हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो ट्रेन क्यू का लेंथ है और ट्रेन पी का लेंथ दोनों प्लस हो जाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू, और स्पीड क्या होगा हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ गया, ट्रेन क्यू का लेंथ प्लस ट्रेन पी का लेंथ। ठीक, और टाइम कितना दिया, 9 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पहले टाइम, डिस्टेंस पहले लिख लेते हैं, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ट्रेन क्यू का लेंथ प्लस ट्रेन पी का लेंथ। मैं इसको लिख लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और टाइम, स्पीड कितना है, ट्रेन पी का स्पीड प्लस ट्रेन क्यू का स्पीड, दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ये रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं। तो दोनों का स्पीड होगा क्योंकि ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ठीक, और टाइम कितना दिया है, 9 सेकेंड दिया है ना, यहाँ 9 सेकेंड के बाद पार कर रही है। ठीक, तो ये 9 सेकेंड यहाँ पे दिया है, इतना है। तो ट्रेन क्यू का लेंथ कितना था, 185, और ट्रेन पी का लेंथ कितना, 220 निकाले थे। और ट्रेन पी का स्पीड कितना है, अभी निकाले थे ना, यहाँ दिया है देखो, 20 मीटर पर सेकेंड। इसको एक्स मान लेता हूँ, एक्स ना मानते हो तो डायरेक्ट यही लिख लेता हूँ कि ट्रेन क्यू का स्पीड यही निकालना है बिल्कुल, इक्वल टू 9। तो अब निकल जाएगा ये, इसको सॉल्व कर देंगे। 180, 9 इधर आ जाएगा, 20 प्लस ट्रेन क्यू का स्पीड को इधर ले जाएंगे, तो 9 दूनी 18, 180 से आएगा 9, ट्रेन क्यू का स्पीड इज इक्वल टू, इसको जुड़ जाएगा कितना जाएगा, 5, 10 का जीरो हाथ में आया, 2 3 405 आ गया, 9 क्यू क्या, तो इससे क्या माइनस कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 205 20, 225 आ जाएगा। ट्रेन क्यू का स्पीड कितना आ जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45। तो ट्रेन क्यू का जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ पे। ठीक, ये क्या थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये क्या है, पीओ प्री में आने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन ट्रेन क्यू का जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, अब क्या आंसर अभी भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या है, कोई मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, मतलब जो भी मीटर पर सेकंड में जो भी वैल्यू रहता है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर वो किलोमीटर पर आवर में आ जाता है उसका वैल्यू। तो यहाँ मीटर पर सेकंड में 25 दिया है, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि बी की मासिक आय ए की मासिक आय से 3,000 अधिक है। ए और बी की मासिक बचत क्रमशः 8,000 रुपये 17,000 रुपये है। ठीक, यदि ए और बी की मासिक व्यय क्रमशः 4:3 के अनुपात में तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इनकम होता है इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पे आय जो बोलेगा वो इनकम होगा हिंदी में। ठीक, अब बचत बोलेगा तो सेविंग होगा क्योंकि बचत कर रहे होते हैं, सेविंग कर रहे हैं। और व्यय बोलेगा तो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, तो हिंदी वालों के लिए बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बी का जो है इनकम है, ठीक, वो ए की इनकम से 3,000 अधिक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ए का जो इनकम है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो बी का इनकम जो है क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3,000 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, ए और बी की बचत क्रमशः 8,000 और 17,000 रुपये, मतलब कि ए का जो सेविंग है वो 8,000 रुपये है और बी का जो सेविंग है वो कितना है, 17,000 रुपये है। ठीक, ए और बी के मासिक व्यय क्रमशः 4:3 है। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है और बी का जो एक्सपेंडिचर है इनका जो रेशियो कितना दिया है, 4:3। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि
कि ए का जो एक्सपेंडिचर है ये वाला फार्मूला में पुट कर देंगे तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा। ये वाला अगर फार्मूला से देख लो, ये वाला फार्मूला से, ठीक। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग होता है एक्सपेंडिचर का जो फार्मूला होता है, ठीक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए का एक्सपेंडिचर अपॉन बी का एक्सपेंडिचर इक्वल टू 4:3 यही दिया है। तो ए का एक्सपेंडिचर में ये वाला फार्मूला कर पुट कर देंगे तो ए का इनकम माइनस ए का सेविंग आ जाएगा, यहाँ बी का इनकम माइनस बी का सेविंग आ जाएगा, यही 4/3 के बराबर होगा, ठीक। ये क्या होगा, 4/3 के बराबर होगा। क्या मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ए का इनकम है तो ए का इनकम कितना दिया है यहाँ पे, एक्स है, और सेविंग ए का कितना है, 8,000, ठीक। ये वाला जितना भी वैल्यू है इसको हम लोग क्या है यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक। इजी क्वेश्चन है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, बी बी का इनकम कितना दिया है, एक्स प्लस 3,000, और सेविंग कितना है, 17,000 माइनस हो जाएगा सेविंग। इसका रेशो 4/3 दिया है। तो हम लोग 3 को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x, 3 को इधर लेंगे, 3x 24,000 हो गया ये, और ये 4x हो गया, और ये क्या है माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 14,000 हो जाएगा। 17,000 से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000, और माइनस में दिया है 14 चौं तो माइनस 56,000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ठीक। तो 3x को इधर ले जाएंगे, 56,000 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना, ठीक। तो अच्छा, तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 32,000 हो जाएगा। x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 32,000। और x का वैल्यू कितना था, ए का इनकम को ही x माने थे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, ए की ही मासिक आय बोला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि एक परीक्षा में पंकज ने कुछ अंक प्राप्त किए और 48 अंकों से असफल हो गया। उसी परीक्षा में राजन ने 56% अंक प्राप्त किए। इस प्रकार उत्तीर्ण अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक। यदि राजन ने दो 224 अंक प्राप्त किए तो पंकज द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ क्या है, कुछ अंक मिला पंकज और राजन को। यहाँ पे क्या पंकज है और ये क्या है, राजन है, ठीक। इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि राजन ने 56% अंक प्राप्त किए, उसी उत्तीर्ण अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राजन जब राजन 224 अंक मिला राजन को, टोटल में से क्या क्या उसने 56% अंक प्राप्त किए, तो 56% का वैल्यू ही तो 2000 मतलब 224 है। 56% का वैल्यू ही 224 है। तो कुछ में से अगर 56% प्राप्त किया और 56 पर और राजन को 224 अंक मिले, तो 224 अंक जो मिला है वही तो 56% है। तो 1% का वैल्यू कितना है, 224/56। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 224/56 इंटू 100, 14×4 = 56, 14×4 14×6 = 84, 4×4 = 16। तो जो टोटल जो अंक थे वो कितना, टोटल जो अंक है वो कितने हैं, 400 अंक का है। इसे हम लोग निकाल लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टोटल जो अंक है, ठीक, वो कितना है, 400 है। टोटल जो नंबर है, ठीक, 400 नंबर का एग्जाम है, ठीक ठीक। तो फिर देखो राजन के पास है, राजन में ही सब छुपा हुआ है, क्योंकि राजन क्या है, इतना टोटल अंक निकाल लिए। अब क्या है कि राजन 56 अंक पर इस प्रकार उत्तीर्ण अंक से 84 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब राजन को जो 224 अंक मिले
ये क्या है, जो पासिंग मार्क है उससे 84 ज़्यादा है, वही क्या है 224 के बराबर है। ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक, क्योंकि जो पासिंग मार्क है उससे 84 ज़्यादा मिलेगा तब इतना होगा, तो पासिंग मार्क कितना होगा 84 हो जाएगा, 0 4, तो पासिंग मार्क कितना है 140 है। ठीक, तो फिर अब पहले में चले जाते हैं कि पंकज ने कुछ अंक प्राप्त किए और 48 अंक से असफल हो गया, जब पासिंग मार्क ही 140 है। ठीक, तो 48 अंक से असफल हो गया, मतलब अगर पंकज को जितना भी उसको नंबर मिले, मान लो एक्स नंबर मिले, उसमें से अगर उसको 48 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यही क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मान लो पंकज एक्स नंबर मिला उसको, पंकज को 48 अंक से असफल हो गया, मेरा 48 अंक और मिलते तो पास हो जाता। तो मतलब एक्स में 48 और मिलते तो पासिंग मार्क कितना है 140 निकाले थे उसके बराबर, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब पंकज का जो नंबर है कितना आ जाएगा, इसे 140 माइनस 48 कर देंगे, तो पंकज का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 2 आ गया 92। तो पंकज का जो नंबर है कितना, 92 नंबर मिले। अब हमको क्या है, परसेंट पूछा है कि पंकज द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पंकज को 92 नंबर मिले, कितने में से, 400 में से, तो टोटल नंबर जो का 400 है, तो इसका परसेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 दुनिया 4 तिया 12, 23%। मतलब पंकज को कितना 23% मिले टोटल में से। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा, तो ऐसे क्या है इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब यह है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 6 दिनों तक अकेले काम किया और चला गया। ठीक, शेष कार्य अकेले बी द्वारा 10 दिनों में पूरा किया जाता है। ए बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन को क्या है एकदम शॉर्ट मेथड से बताऊंगा। ये क्या बोलते हैं, मैं अपना खुद का, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन को क्या है इसको बार बार मैं 2 3 4 बार सॉल्व करके इसको बनाया है। ठीक है, तो ये इजी मेथड से इसको बनाना है। तो मैं बताता हूँ, एक किसी काम को जब ए 1/3 काम को 4 दिन में करता है। ठीक, मतलब एक काम को 4 दिन में करता है, तो 3 काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ठीक, 4 दिन में एक काम करता है। ठीक, ऐसे ही समझ लो, मतलब कि ए जो है 1/3 काम 4 दिन में करता है। ठीक है, 1/3 काम 4 दिन में, 1/3 टोटल 3 काम में से एक काम 4 दिन में करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3 × 4, 12 दिन में। ऐसा समझ लेना इसको। ठीक, टोटल 3 काम है, उसमें एक काम 4 दिन में करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 या 12 दिन में। ये क्या क्या 12 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ए का जो इफिशियंसी है वो 1 यूनिट है। ठीक, क्योंकि टोटल वर्क इफिशियंसी इंटू डे होता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि इफिशियंसी कितना है ए का, 1 यूनिट है, दिन कितने लगना है, 12 दिन लग रहे हैं, तो 12 यूनिट हो गया टोटल वर्क। ठीक, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टोटल वर्क जो है वो कितना है, 12 यूनिट है। इसका एक ये क्या है 12, टोटल वर्क जो टोटल काम है वो 12 यूनिट है। ठीक है, और ये 12 दिन में करता है, क्योंकि इफिशियंसी को हम लोग ए का इफिशियंसी को हम लोग 1 यूनिट माने हैं यहाँ पे। ठीक, तो टोटल वर्क जो वर्क कर देंगे, टोटल वर्क पहले कितना है 12 यूनिट है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि उसके बाद आगे क्वेश्चन में जाते हैं कि उसने 6 दिनों तक अकेले काम किया, तो 6 दिनों तक ए का एफिशिएंसी 1 यूनिट ही है, 1 यूनिट करेगा। ठीक, उसके बाद चला गया और शेष कार्य बी द्वारा 10 दिनों में किया जाता है, तो शेष कार्य बी द्वारा, तो बी का जो इफिशियंसी है उसको मैं क्या करता हूँ बी ही मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ बी मान लिया, बी का एफिशिएंसी कितना 10 दिन में करता है,
क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या है, इफिशियंसी इंटू डे होता है, ध्यान से समझना। तो बी का इफिशियंसी बी हो गया और डे 10 हो गया, इसलिए। और इसलिए वर्क को इक्वल इसलिए किया क्योंकि ये टोटल वर्क है, इतना काम है। ए कुछ दिन करता है, बी कुछ दिन करता है, तो ये दोनों मिलकर प्लस कर देंगे तो ये टोटल वर्क के इक्वल आ जाएगा। इसलिए वर्क को मैं इक्वल किया हूँ, तो ध्यान से समझना, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो, ये क्या होगा, 12 यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो गया, ये 10 बी हो गया, ठीक। तो ये 6 यूनिट इधर आ जाएगा, 6 यूनिट इक्वल टू 10 बी। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 यूनिट बटे 10, ठीक। अब बी का क्या है, ये इफिशियंसी का वैल्यू है, ठीक। इफिशियंसी को ही हम लोग क्या है, बी माने थे, ये देखो, इसलिए इफिशियंसी का ही वैल्यू है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक काम को 12 दिन में कर सकता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। हमको हमको बी का डे निकालना है, तो डे इज इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। और टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट अभी निकाले थे। और इफिशियंसी बी का कितना है, 6 यूनिट बटे 10 है, तो ऊपर में 10 ले जाएंगे, यूनिट यूनिट कर जाएगा, 6 दूनी 12। तो बी का जो डे है वो कितना, बी क्या है, एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। इसी काम को जो ए क्या है 12 दिन में कर रहा है पूरा, ए क्या है 12 दिन में पूरा कर सकता है उस काम को, बी उसको 20 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं बी 20 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, ठीक। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12 × 5 = 60, तो 60 यूनिट इसका एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क होता है, ये क्या डे होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू आता है, यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंसी का वैल्यू आता है। ये पहले मैं क्या टाइम एंड वर्क क्लास में अच्छे से बताया हूँ। जिसको समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है, उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक। तो 12 × 5 यूनिट आ गया, और 20 से 3 यूनिट आ गया। मतलब क्या कर रहा है, एक क्या है, एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब ये है, इसका ये इफिशियंसी है, ठीक। और तो ये टोटल वर्क क्या है, 60 यूनिट है। और ए क्या है, एक दिन में 5 यूनिट करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है। तब जाके 20 दिन में उसको 60 यूनिट काम कंप्लीट होता है। तो ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी को पूछा है। और बी मिलकर काम को कितने दिन में, तब ए का एफिशिएंसी कितना दिया है, 5 यूनिट, और बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट, जुड़ जाएंगे 8 यूनिट, ठीक। तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू डे होता है। डे पूछा है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। टोटल वर्क का 60 यूनिट है, वही बताया था ना, ये जो 60 यूनिट दिया टोटल वर्क है। और इफिशियंसी कितना है टोटल इनका, 8 यूनिट है। तो यूनिट यूनिट पड़ जाएगा, 8×7 = 56, 8×5 = 40। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, 7 मतलब 5 दिन में, ठीक। तो ऑप्शन ई क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब एग्जाम में क्या प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तब इजीली तरीके से बनाओगे, वर्क को बस इक्वल कर देना, ठीक। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्लास में क्या है, मैं थोड़ा सा मॉडरेट और हाई लेवल का भी अरिथमेटिक का सीरीज लेके आऊँगा, ठीक। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जब तक क्या है, टॉप 100 अरिथमेटिक कंप्लीट ना हो जाए, ठीक। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।